आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब बात करते हैं डीएनए क्या है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए वह मॉलिक्यूल है जिसमें समस्त जीव के विकास, जीवित रहने तथा जनन हेतु सूचनाएं निहित होती है। प्रत्येक जीव की कोशिका में ये सूचनाएं निहित रहती है। जनन के समय ये सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचित होती रहती है। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए वह मॉलिक्यूल है जिसमें समस्त जीव के विकास, जीवित रहने तथा जनन हेतु सूचनाएं निहित रहती है। जनन हेतु सूचनाएं निहित होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका में ये सूचनाएं पाई जाती है। जनन के समय ये सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचित होती है। संचित होती रहती है। अब बात करते हैं डीएनए के डिस्ट्रीब्यूशन की। डीएनए क्या है? डीएनए वह मॉलिक्यूल है जिसमें समस्त जीव के विकास, जीवित रहने तथा जीवित जनन हेतु सूचनाएं इसमें निहित रहती है। जीव की प्रत्येक कोशिका में ये सूचनाएं पाई जाती है। जनन के समय ये सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करती है, संचित होती रहती है। अब बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। प्लांट वायरस को छोड़कर समस्त जीवों में डीएनए पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट वायरस को छोड़कर समस्त जीवों में डीएनए पाया जाता है। डीएनए कौन सी सेल्स में पाया जाता है? डीएनए यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। डीएनए यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में अशाखित, लंबा, सर्पिल कुंडलाकार होता है। बाद में यह दंड संघनित होकर कुंडलित होकर स्टोन प्रोटीन द्वारा पैक होकर न्यूक्लियर एनवेलप द्वारा आवृत रहता है। इस अवस्था को क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। डीएनए
यूकेरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में लंबा अशाखित लंबा तथा सर्पिल कुंडलाकार होता है। यह दंड संघनित व कुंडलित होकर दंड संघनित कुंडलित होकर हिस्टोन प्रोटीन द्वारा पैक होकर न्यूक्लियर एनवेलप द्वारा आवृत रहता है, आवर्त रहता है। इस अवस्था को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं, या डीएनए की इस अवस्था को क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या के बराबर डीएनए की संख्या होती है। एक कोशिका में जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही डीएनए होंगे। अब बात करेंगे एविडेंसेस फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए की आनुवंशिक पदार्थ होने के प्रमाण। एविडेंसेस फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। अब इसमें पढ़ेंगे बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, जीवाणु रूपांतरण। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जीवाणु रूपांतरण। सन 1938 में फ्रेडरिक व ग्रिफिथ ने निमोनिया रोगकारक जीवाणु डिप्लोकोकस निमोनी में बैक्टीरिया में जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन किया। सन 1938 में फ्रेडरिक
फ्रेडरिक वाई ग्रिफिथ ने निमोनिया रोगकारक जीवाणु में निमोनिया रोगकारक जीवाणु डिप्लोकोकस निमोनी में जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन किया। इसके पश्चात 1944 में एवेरी मैक्लियोड व मैकार्टी ने अपने प्रयोगों द्वारा एक्सपेरिमेंट द्वारा जीवाणु रूपांतरण बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में वायरुलेंट से नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट में परिवर्तित होने का कारण डीएनए को बताया। सन 1938 में फ्रेडरिक व ग्रिफिथ ने निमोनिया रोगकारक जीवाणु डिप्लोकोकस निमोनी में जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन किया। इसके पश्चात 1944 में एवरी मैक्लियोड मैकार्टी ने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट में परिवर्तित होने का कारण डीएनए को बताया। अब बात करते हैं डिप्लोकोकस निमोनी जो कि ह्यूमन एंड चूहों में, मनुष्यों एवं चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। इसके 2 स्ट्रैंड्स हैं। फर्स्ट है वायरुलेंट S3, सेकेंड है R2 नॉन वायरुलेंट। 2 स्ट्रैंड्स इसके। फर्स्ट है S3, सेकेंड है R2। S3 वायरुलेंट उग्र रोग कारक, S3 वायरुलेंट। यह रोग उत्पन्न करता है, यह रोग कारक होता है जो रोग उत्पन्न करता है। बैक्टीरियल सेल्स जो कि कैप्सूल युक्त होती है, बैक्टीरियल सेल्स जो कैप्सूल युक्त, बैक्टीरिया के चारों ओर कैप्सूल लेयर जो कि पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इसकी सतह चमकीली व स्मूथ होती है। ये रोग कारक होता है, बैक्टीरिया सेल इसकी सतह कैप्सूल युक्त
पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। सतह शाइनिंग, शाइनिंग व स्मूथ होती है, स्मूथ होती है। सेकंड है आर सेकंड, आर सेकंड यह नॉन वायरुलेंट होता है, नॉन वायरुलेंट होता है, अरोगकारक होता है, अरोगकारक होता है, भित्ति कैप्सूल कैप्सूल युक्त नहीं होती है, नहीं होती है, कैप्सूल युक्त नहीं होती है। सतह, सतह खुरदरी व अनियमित होती है, अनियमित, अनियमित होती है, अनियमित होती है। S3 उग्र रोगकारक जो मनुष्यों तथा चूहों में रोग फैलाता है, ये रोग नहीं फैलाता है, अरोगकारक होता है, इसकी भित्ति कैप्सूलयुक्त नहीं होती है और इसकी भित्ति कैप्सूलयुक्त होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। सतह चमकीली व स्मूथ होती है, इसकी खुरदरी व अनियमित होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आगे पढ़ेंगे इसके एक्सपेरिमेंट में। इसके ग्रिफिथ ने सबसे पहले सर्वप्रथम ग्रिफिथ ने 8 सेकंड की सेल्स, वायरुलेंट 8 सेकंड की सेल्स को जीवित लिविंग 8 सेकंड अरोगकारक की सेल्स को चूहे में इंजेक्शन द्वारा प्रविष्ट करवाया गया तो चूहे में निमोनिया रोग नहीं होता तथा चूहे की मृत्यु नहीं होती है। इसके पश्चात S3 वायरुलेंट S3 की सेल्स को चूहे के शरीर में इंजेक्शन द्वारा प्रविष्ट करवाया गया तो चूहे की मृत्यु हो जाती है तथा चूहे में निमोनिया रोग हो जाता है जिससे चूहे की मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात ग्रिफिथ ने वायरुलेंट S3 की सेल्स को गर्म करके उसकी रोग कारक क्षमता को नष्ट करके चूहे के शरीर में इंजेक्ट करवाया गया तो चूहे में निमोनिया रोग नहीं होता है तथा चूहे की मृत्यु भी नहीं होती है। इसके पश्चात ग्रिफिथ ने वायरुलेंट गर्म की हुई S3 की सेल्स में 8 सेकंड की सेल्स को प्रविष्ट करवाकर चूहे में प्रविष्ट करवाया गया, चूहे के शरीर में दोनों को चूहे के शरीर में प्रविष्ट करवाया गया तो चूहे में निमोनिया रोग हो जाता है तथा चूहे की मृत्यु भी हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है इससे नेक्स्ट है तो उस मृत चूहे का पोस्टमार्टम किया गया तो हृदय रक्त में दोनों ही सेल्स 8 सेकंड व S3 सेकंड की सेल्स मौजूद थी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गरम किए हुए S3 वायरुलेंट S3 की सेल्स में एक रूपांतरित कारक शेष रहता है जो 8 सेकंड की सेल्स नॉन वायरुलेंट 8 सेकंड की सेल्स द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। फिर
रूपांतरित S3 कारक का S3 सेल्स में उपस्थित रूपांतरित कारक R सेकेंड को नॉन वायरुलेंट R सेकेंड को S3 कैप्सूल युक्त सेल्स में चेंज कर देता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, न कि प्रोटीन। सर्वप्रथम ग्रिफिथ ने नॉन वायरुलेंट जीवित आर से वायरुलेंट नॉन वायरुलेंट आर सेकेंड की सेल्स को चूहे के शरीर में इंजेक्शन द्वारा प्रविष्ट किया गया तो चूहे में निमोनिया डिजीज नहीं होती है तथा चूहे की मृत्यु नहीं होती है। चूहे की मृत्यु नहीं होती है। इसके पश्चात ग्रिफिथ ने जीवित वायरुलेंट S3 की सेल्स को चूहे में इंजेक्शन द्वारा इंजेक्ट किया गया तो चूहे में निमोनिया डिजीज उत्पन्न हो जाती है तथा चूहे की मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात वायरुलेंट S3 की सेल्स को गर्म करके उसकी रोग कारक क्षमता को नष्ट करके चूहे में इंजेक्ट किया गया तो चूहे में निमोनिया डिजीज नहीं होती है और चूहे की मृत्यु भी नहीं होती है। इसके पश्चात वायरुलेंट S3 की सेल्स को गरम करके रोग कारक क्षमता को नष्ट करके चूहे में इंजेक्ट किया गया तो चूहे में निमोनिया
निमोनिया डिजीज नहीं होती है, नहीं होती है, तथा मृत्यु भी नहीं होती है। इसके पश्चात, इसके बाद में ग्रिफिथ ने 8 सेकंड की नॉन वायरुलेंट 8 सेकंड की सेल्स को, नॉन वायरुलेंट 8 सेकंड की सेल्स को वायरुलेंट S3 की गरम की हुई S3 की सेल्स के साथ प्रविष्ट करवाया गया, तो चूहे में निमोनिया रोग हो जाता है तथा चूहे की मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद नॉन वायरुलेंट 8 सेकंड की सेल्स को गरम किए हुए S3 की सेल्स के साथ चूहे में इंजेक्ट किया गया, तो निमोनिया डिजीज उत्पन्न हो जाती है। तथा चूहे की मृत्यु हो जाती है, चूहे की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद में जो चूहा मर गया है, डेड माइस, मृत चूहे का जब पोस्टमार्टम किया गया, तो उसके हृदय रक्त में दोनों ही सेल्स 8 सेकंड नॉन वायरुलेंट और S3 सेल्स वायरुलेंट दोनों ही उसमें मौजूद थे। मृत चूहे का पोस्टमार्टम किया गया, तो हृदय रक्त में, हार्ट ब्लड में दोनों ही सेल्स मौजूद थी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इसके पश्चात इससे ग्रिफिथ ने यह निष्कर्ष निकाला कि 8 सेकंड जो S3 सेकंड गरम किए हुए S3 की सेल्स, वायरुलेंट S3 की सेल्स में एक रूपांतरित कारक शेष रहता है, उस रूपांतरित कारक को 8 सेकंड नॉन वायरुलेंट 8 सेकंड की सेल्स द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ग्रहण करने के पश्चात जो रूपांतरित कारक होता है, रूपांतरित कारक 8 सेकंड को S3 वायरुलेंट S3 कैप्सूल युक्त सेल्स में चेंज कर देता है। तो इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, न कि प्रोटीन।
डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, न कि प्रोटीन। ग्रिफिथ ने निष्कर्ष निकाला कि S3 की गरम की हुई S3 की सेल्स में गरम की हुई S3 की सेल्स में एक रूपांतरित कारक शेष रहता है जो 8 सेकेंड नॉन वायरुलेंट 8 सेकेंड की सेल्स द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, नॉन वायरुलेंट 8 सेकेंड की सेल्स द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इस रूपांतरित कारक को नॉन वायरुलेंट 8 सेकेंड की सेल्स द्वारा इस रूपांतरित कारक को नॉन वायरुलेंट 8 सेकेंड की सेल्स द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यह रूपांतरित कारक 8 सेकेंड को S3 कैप्सूल युक्त सेल्स में चेंज कर देता है। अतः डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। न कि प्रोटीन। इस प्रकार कह सकते हैं डीएनए ही एक आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है।